उत्तराखंड की ऊंचाइयों में आप सोचिए, करीब 16,000 फीट पर एक झील है, रूपकुंड। हाँ, बिल्कुल शांत सी दिखती है। बिल्कुल, लेकिन जब बर्फ पिघलती है ना, तो एक डरावना नजारा दिखता है। सैकड़ों कंकाल। मानव कंकाल। इसीलिए इसे कंकाल झील कहते हैं। हाँ, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। रूपकुंड कंकाल झील का रहस्य से जो जानकारी मिली है, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या। जरूर। तो ये कहानी शुरू हुई 1942 में। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर थे, H.K. माधवल। हाँ, माधवल। वो गश्त पर थे और अचानक उनकी नजर पड़ी झील के किनारे, पानी में हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां। सिर्फ हड्डियां नहीं, पूरी खोपड़ियां, जांग की हड्डियां, मतलब सैकड़ों लोगों के अवशेष। हाँ, सोचकर ही अजीब लगता है। वो तो हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल। और वहीं से इसका नाम पड़ा कंकाल झील। सही है। और देखिए, इतनी ऊंचाई पर, वो भी ऐसी सुनसान जगह, इतने सारे कंकाल मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली थी। हाँ, तो शुरू में क्या सोचा गया? मतलब क्या अंदाजे लगाए लोगों ने? शुरू में तो कई बातें हुई। किसी ने कहा शायद कोई सेना हार गई हो, बर्फीले तूफान में फंस गए सैनिक। अच्छा। कुछ को लगा शायद तीर्थयात्री थे और कोई भूस्खलन हुआ होगा। ये भी हो सकता है। हाँ, और यहाँ तक कि कोई अजीब बीमारी फैली हो या फिर मतलब सामूहिक आत्महत्या जैसी बातें भी उठी। पर दशकों तक ना ये सब बस अटकलें ही थीं। लेकिन फिर विज्ञान सामने आया, खासकर 2019 में एक बड़ा जेनेटिक अध्ययन हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, और उसके नतीजे तो मतलब वाकई चौंकाने वाले थे। क्या पता चला उसमें? पता चला कि वो कंकाल किसी एक ग्रुप के नहीं थे। अच्छा। हाँ, ये सबसे हैरान करने वाली बात थी। दो मुख्य जेनेटिक ग्रुप्स मिले। दो ग्रुप्स कौन कौन से? पहला ग्रुप तो जैसा सोचा था दक्षिणी एशियाई मूल का था, मतलब स्थानीय लोग। ठीक है। लेकिन दूसरा ग्रुप वो था भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। मेडिटेरेनियन? हाँ। क्या मेडिटेरेनियन? मतलब ग्रीस या क्रेते जैसी जगहों से? हाँ, संभवतः वहीं से। अब आप सोचिए, आज से करीब 1200 साल पहले यूरोप के लोग हजारों मील दूर हिमालय की इतनी ऊंचाई पर क्या कर रहे थे? ये तो यकीन ही नहीं होता, 1200 साल पहले। हाँ, ये सवाल ही अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। इसने ना सिर्फ रूपकुंड की पहेली को गहरा किया, बल्कि पुरानी दुनिया में लोगों की आवाजाही के बारे में हमारी समझ को भी मतलब चैलेंज किया है। सही बात है। और क्या पता चला उस स्टडी से? एक और बात सामने आई, ये कि सारी मौतें एक ही टाइम पर नहीं हुई थीं। एक ही टाइम पर नहीं? मतलब कुछ कंकाल तो बहुत पुराने थे, करीब 8वीं सदी के आसपास के, यानी 1200 साल से भी ज्यादा पुराने। और बाकी? और कुछ कंकाल काफी बाद के थे, करीब 18वीं 19वीं सदी के। अरे, तो मतलब अलग अलग टाइम पर लोग वहां मरते रहे, सदियों के गैप में? हाँ बिल्कुल, अलग अलग मूल के लोग अलग अलग समय पर, लेकिन मौत एक ही जगह। ये चीज पहेली को और उलझा देती है। तो फिर मौत हुई कैसे? एक थ्योरी वो ओलों वाली बहुत चलती है ना? हाँ, वो काफी पॉपुलर थ्योरी है कि अचानक कोई भयानक तूफान आया होगा और ओले गिरे होंगे। कैसे ओले? मतलब बहुत बड़े, जैसे क्रिकेट बॉल जितने बड़े। आप सोचिए, खुले पहाड़ पर बिना किसी बचाव के। बाप रे, तब तो कोई बच ही नहीं सकता। हाँ, और कई खोपड़ियों पर ना ऊपर से गहरी चोट के निशान हैं, जैसे किसी भारी गोल चीज से मारा गया हो। अच्छा, तो ये ओलों से मैच करता है? काफी हद तक करता है, लेकिन ये थ्योरी भी सारे सवालों के जवाब नहीं देती। जैसे वो भूमध्य सागरीय लोग वहां क्यों थे, या फिर अलग अलग समय पर मौतें क्यों हुई, ये ओलों वाली थ्योरी नहीं समझा पाती। और सबसे जरूरी बात, वहां लड़ाई झगड़े का या किसी हथियार का कोई निशान नहीं मिला है। कुछ नहीं, बस वो टूटी खोपड़ियां और हड्डियां। अच्छा, इसमें वो लोकल कहानी भी तो है, एक नंदा देवी वाली। हाँ बिल्कुल, स्थानीय लोक कथाएं हैं। कहते हैं कि कन्नौज के कोई राजा थे, जसध्वल। हाँ, राजा जसध्वल। वो अपनी गर्भवती रानी और पूरे लाओ लश्कर के साथ नंदा देवी पर्वत की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। अच्छा। और कहते हैं कि रास्ते में उन्होंने पवित्र जगह पर जश्न मनाया, नाच गाना किया। इससे देवी नंदा नाराज हो गईं। देवी नाराज हो गई, फिर क्या हुआ? कथा के अनुसार देवी ने गुस्से में उन पर लोहे के गोले बरसाए और सब मारे गए। लोहे के गोले? कहीं ये वो ओले ही तो नहीं थे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या पता लोक कथा में लोहे के गोले असली में वो विशाल ओले ही हों जिनका जिक्र वैज्ञानिक थ्योरी में है। ये तो दिलचस्प कनेक्शन है।
हो सकता है लोक कथा और साइंस एक ही तरफ इशारा कर रहे हो। कह सकते हैं, शायद एक ही घटना को बताने के दो अलग तरीके। तो मतलब आज भी रूपकुंड एक पहेली है। हाँ बिल्कुल, ग्लेशियर खिसकते हैं, बर्फ पिघलती है, कभी कुछ नया दिखता है, कभी शायद कुछ सबूत हमेशा के लिए खो जाते हैं। हम जितना जानने की कोशिश करते हैं लगता है सच उतना ही ठंडा और दूर होता जा रहा है। सही कहा। और सवाल अब भी वही है, वो मेडिटेरेनियन लोग कौन थे, क्यों आए थे इतनी दूर? और अलग अलग सदियों में लोग एक ही जगह पर क्यों मारे गए। हाँ, क्या ये बस बार बार होने वाला प्रकृति का कोई भयानक रूप था, या फिर जैसे कहानी कहती है उस जगह से जुड़ा कोई श्राप है, कोई गहरा राज? जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि रूपकुंड की कहानी किसी एक हादसे की ना हो, बल्कि कई अलग अलग त्रासदियों की हो, जो सदियों के दौरान उसी खतरनाक रास्ते पर हुई? और शायद वो जो स्थानीय कहानी है वो उन सभी हादसों का एक मिला-जुला रूप बन गई हो, जो लोगों की यादों में रह गई। ये सोचने वाली बात है। इतिहास, प्रकृति और इंसानी कहानियां, ये कैसे आपस में गुंथे हुए हैं? रूपकुंड इसका एक अनोखा उदाहरण है।